हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो हमारा पाठ चल रहा था बेटा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो कल हमने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया। तो देखिए उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश और रेखाएं। ठीक है, तो कह रहे विषुवत यानी जो भूमध्य रेखा है, विषुवत यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे कल हमने आपको बताया था। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के अलावा 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी ये कह रहा है। अब बेटा एक विषुवत रेखा वो भी अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा है ना, कल हमने बताया था पृथ्वी के बीचों बीच ये जो अक्षांश रेखा है या विषुवत रेखा है पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। तो कह रहा है इसके अलावा और भी जो है 4 महत्वपूर्ण समानांतर अक्षांश रेखाएं हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तो इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण समानांतर अक्षांश रेखाएं हैं, तो इनके बारे में देखिए। तो कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, ठीक है, जो भारत के बेटों बीचों बीच गुजरती है। दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा बेटा, मकर रेखा, ये भी कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर। तीसरी है विषुवत रेखा जो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत, और उसके बाद है दक्षिणी गोलार्ध में जो है 66.5 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव पर ये रेखा जो है खिंची हुई है। तो देखें ये कर 4 रेखाएं, तो 4 रेखाएं कौन कौन सी हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 4 रेखाएं कौन कौन सी, तो देखिए जैसे बेटा ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी क्या हो गई, विषुवत रेखा हो गई है 0 डिग्री पर, ठीक है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में ये है कर्क रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। और उसके बाद कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर, ये 66.5 डिग्री पर कौन सी रेखा, उत्तर ध्रुव में व्रत बनाता है, तो ये 66.5 डिग्री का। तो इसी प्रकार ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ओके। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, कौन सी रेखा, मकर रेखा, ये है 23.5 डिग्री पर। उसी प्रकार 66.5 डिग्री पर है दक्षिणी गोलार्ध में रेखा। तो 4 रेखा होगी ना बेटा, ये 66.5 पर, ये एक कर्क रेखा 2, मकर रेखा 3 और 66.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में 4 रेखाएं। तो समझ में आया आपको। तो 4 रेखाएं अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के अलावा और भी हैं। तो आगे कह रहा है भी ये पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष बार एक बार तो दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ये कह रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को शब्द से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। कह रहा है कर्क रेखा का और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर होता है। तो कह रहा है देखिए, अब मैं जैसे आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे गोलार्ध है पृथ्वी का, ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। तो कह रहा है इन गोलार्धों में इन अक्षांशों पर सूर्य साल में एक बार जो है बिल्कुल सीधा ऊपर होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पृथ्वी के पास हैं या सूर्य के पास हम कह सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी है सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी से हम कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें कैसी हो जाती है बेटा, तिरछी हो जाती है। कह रहे ध्रुवों पर ठंड ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता, अर्थात तिरछा पड़ता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र को तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में
बहुत ठंड पड़ती, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये ठंडे क्षेत्र कहलाते हैं। अब ये कह रहा है बेटा देशांतर क्या है। देशांतर क्या है? देशांतर कल हमने बताया, जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर यानी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ की रेखा से सूर्य पश्चिम, पूर्व या पश्चिम की ओर उन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याग्मोत्तर होता है। ये नहीं बेटा, देखिए हम देखते हैं अभी बेटा, देख रहे हैं हम, ये पेज नंबर हमारा 12 था। अब हम इसमें बेटा इसमें 13 जो पेज नंबर वो देखना पड़ेगा। 15 हो गया हमारा ये। उसके बाद हमें चाहिए पेज नंबर 13। ये हो गया अपना 12, ये हो गया 16, ये 14, ये 13। कहते हैं उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी को ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती है। कह रहा है जो बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों की ओर बढ़ती या घटती जाती है। और ध्रुवों पर उनकी जो बेटा जो दूरी होती है, अक्षांशों की जो दूरी होती है, वो कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याग्मोत्तर आपस में मिल जाते हैं। जैसे बेटा देशांतर कल मैंने बताया था ना, अब देशांतर रेखाएं जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी हमारी, ये अब देशांतर रेखाएं कैसी हैं? ये देशांतर रेखाएं ऐसे खींची हुई है हमारी पृथ्वी पर, ऐसे खींची, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 180 तो कहाँ है? पूर्व में है, और 180 कहाँ है बेटा? पश्चिम में। तो कुल कितनी होगी इनकी संख्या? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है अक्षांश समानांतर रेखाओं के भिन्न से सभी देशांतर याग्मोत्तरों की लंबाई समान होती, इसलिए उन्हें सिर्फ मुख्य अक्षांशों में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याग्मोत्तर से पूर्व की ओर पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याग्मोत्तर को प्रमुख याग्मोत्तर रेखा कहते हैं, जिसका मान कितना होता है बेटा? हमेशा 0 मान होता है। 0 देशांतर, जैसे 0 अक्षांश रेखा है ना, भूमध्य रेखा, उसी प्रकार ये जो देशांतर जो रेखाएं हैं वो 0 डिग्री से माना जाता है। यहाँ से 180 रेखाएं जो हैं पूर्व में है, और 180 देशांतर रेखाएं कहाँ हैं बेटा? पश्चिम में है। प्रमुख याग्मोत्तर तथा 180 डिग्री याग्मोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। हमें बताया ना, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, जैसे ये है हमारे, तो ये तो हो गया बेटा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। 180 तो कहाँ हो गई? पूर्व में हो गई, और 180 कितनी हो गई? ये हो गई आपकी पश्चिम में, ठीक है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर को आगे पूर्व के लिए अक्षांश पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम याग्मोत्तर रेखा एक रेखा पर ही स्थित हैं। अब ग्लोब और अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतर याग्मोत्तर से बनी ग्रिड को देखो। अगर किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर को सही जानकारी में पता लगाना हो तो आप उस स्थान को आसानी से पता लगा सकते हैं। अब उदाहरण के जरिए बता रहे हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री
पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वह बिंदु ध्रुवीय को सही स्थिति होगा। इसको समझाने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, जैसा कि 2.7 में दर्शाया गया है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ ढ से अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ ब स द या ध के नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कह रहा है ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर और क्षैतिज रेखाएं उत्तरी देशांतर रेखा को व्यक्त करती हैं। अब देखिए पेज नंबर अपना 14 आ जाता है। जैसे आप 15 में आ जाइए आप। ये अपना 16 होगा बेटा, ये होगा अपना 12, ये होगा 11 और ये है 15। अब आप देखेंगे कि वृत्त ए और ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब ऐसे ही हम अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। अब कहता है समय की गणना बेटा कैसे होती है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है। कह रहे सूर्योदय रोजाना दिन निकलता है, रोजाना ही सूर्य जो दिन छिपता है। अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय की गणना का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन स्थानीय समय का पूर्व अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से हम लगा सकते हैं। जो दोपहर में सबसे ये जो परछाई होती है बेटा, सूर्य क्या होता है, सिर पर होता है, तो सबसे छोटी परछाई होती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो परछाइयाँ कैसी हो जाती बेटा, लंबी हो जाती, जैसे कि आपने देखा होगा। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यागमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय सभी स्थानों पर कैसा कौन सा समय होगा, दोपहर का समय माना जाता है। चूँकि हमारे जो बेटा जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर कैसे लगाती है, जैसे पहले पाठ मैंने बताया पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः ये स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और तथा पश्चिम में उनका समय कैसा होगा, पीछे होगा, समय पीछे होगा। चित्र 2.8 में हम देख भी सकते हैं। समय के अंतर को दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अक्ष पर 360 डिग्री घूमती, कह रहा है जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट और 4 मिनट अर्थात 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 60 अर्थात 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच में समय में 1 घंटा आगे अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा वहाँ पर। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिमी का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तब वहाँ पर समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगा। किसी भी स्थान पर सूर्य के आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाए जाने वाला उस समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरीय यागमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय लगभग कैसा है, समान है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी का पाठ हम कल करवाएंगे। धन्यवाद।